अकेडमी। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। सीजीएल का एग्जाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास मात्र 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में हम आपको 30 जीके के जीएस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इनमें से किसने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, कुंभा ने या फिर उदय सिंह ने? देखिए, संगीत राज पुस्तक की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। ये सारे के सारे मेवाड़ के ही महाराणा थे और आपको जैसे कि पता है तो मेवाड़ के महाराणाओं के बीच में और मुगलों के बीच में युद्ध होते रहे हैं। तो हम थोड़ा सा महाराणा सांगा के बारे में देखेंगे और देखेंगे मुगलों के बीच में किस किस में युद्ध, कब कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए, महाराणा सांगा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। याद रखेंगे, किसके बीच में? बाबर के बीच में, महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। इसके अलावा महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के समय पर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसमें अकबर की सेना थी और महाराणा प्रताप की सेना ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है महाराणा उदय सिंह की, तो थोड़ा महाराणा उदय सिंह के बारे में देखेंगे। देखिए, महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे और इनके समय पर अकबर ने चित्तौड़गढ़ अभियान चलाया था। आपको पता होगा। देखिए, चित्तौड़ क्या है? चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। और 1567-68 में अकबर ने यह अभियान चलाया था और इस अभियान में यानी कि इस चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उसमें उदय सिंह की तरफ से दो सेनापति लड़े थे, जयमल और फतेह सिंह। कौन? जयमल और फतेह सिंह। ये इतनी बहादुरी से लड़े थे कि इनकी वीरता की स्मृति में अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे इनकी मूर्ति लगवा दी थी। तो जयमल और फतेह सिंह किसकी तरफ से लड़े थे? ये राजा उदय सिंह की तरफ से लड़े थे। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मालेगाम समिति, खान समिति, शिवरामन समिति या फिर राजा जय चलैया समिति? तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था मालेगाम समिति का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, मालेगाम समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अच्छा, मालेगाम समिति का गठन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र या फिर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अब बात आती है खान समिति की। इनका पूरा नाम आर.एच. खान समिति है ये। देखिए, इसने सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा दी थी। खान समिति ने क्या दिया था? सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा दी थी। इसके बाद आती है शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति, इसकी स्थापना भारत सरकार ने योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री वी शिवरामन की अध्यक्षता में की थी और इस समिति की ही सिफारिश से ही नाबार्ड का गठन हुआ था 1982 ईस्वी में। आपको याद रखेंगे। तो नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति की सिफारिश से हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है राजा जय चलैया समिति। तो राजा जय चलैया समिति ने क्या किया था? इसने भारत में अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार किया था, भारत में इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार किया था और मूल्य वर्धित टैक्स की शुरुआत की थी, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की थी, वैट की शुरुआत की थी। किसने की थी? राजा जय चलैया समिति ने की थी। आइए चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से ग्रहित किया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों कहां से ग्रहित किया है? ब्रिटिश से, आयरिश से, अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? देखिए, जो डीपीएसपी है वो ऑस्ट्रेलिया से, वो आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है, आपको याद रखना है ये। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से ब्रिटिश से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरिश से और क्या क्या चीज ली गई है हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश से क्या लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता और औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद और संसद की सर्वोच्चता, ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद आती है हमारे पास आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और मनोनीत सदस्य, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आयरिश बोले आयरलैंड, आयरलैंड बोले आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और मनोनीत सदस्य। अब थोड़ा अमेरिका के संविधान से देखते हैं। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? पहले ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की परिभाषा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
और अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय। क्या क्या चीज? मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। काफी अधिक इंपोर्टेंट है ये न्यायिक पुनरावलोकन। और महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन का, वित्तीय आपातकाल का काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, याद रखेंगे। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सोवियत संघ यानी कि रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। ये रूस के संविधान से ली गई हैं। आपको पता होना चाहिए क्या कौन सी चीज? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा से लिया गया है जीएसटी, राज्यपाल और राज्यपाल का पद और अवशिष्ट सूची। ये कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से लिया गया भैया? कनाडा के संविधान से। क्या? जीएसटी, राज्यपाल और अवशिष्ट सूची को यहाँ से लिया गया है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो तमिलनाडु किस राज्य में मनाया जाता है भैया? कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसने थोड़ी सी हमें हिंट दे दी है। इसने बोला है हमें कि ये बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार। आपको पता होना चाहिए इसमें से बौद्ध समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ पर रहता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बौद्ध समुदाय रहता है, तो यहीं पर ये त्योहार मनाया जाएगा, तमिलनाडु त्योहार। अच्छा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इसको भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग उत्सव, ड्री उत्सव और मोपिन। कौन कौन से भैया याद रखेंगे? सोलंग उत्सव, ड्री उत्सव, मोपिन। और मनाए जाते हैं यहाँ से न्योकुम, जीरो फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल। ठीक है, न्योकुम, जीरो फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल। और है लोकू, पांगसाउ, सांकिन और लोसर। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। याद रखेंगे, एक लाइन करके याद रखेंगे। सोलुंग, ड्री, मोपिन, न्यूकुम, जीरो, पक्के पागा और लोकू, पांगसाउ, सांकिन, लोसर। इस तरह से याद करेंगे, इसे याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। अब कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में मनाए जाते हैं हम्पी महोत्सव, पट्टादकल, कंबाला और करगा और केल पौधर उगादि। ये कर्नाटक में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं गणगौर, मंडई और रसनवा, मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा काकसर, हरीरी और पूर्वधन और है, यही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से मनाए जाते हैं हारड़ा, साजो और नलवाड़ी। हालड़ा, साजो, नलवाड़ी ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। इसके अलावा है चैत्र नवरात्र मेला, गोथी और डुंगरी। और है पोरी फेस्टिवल, पुलेच और कोयल म्यूजिक फेस्टिवल। पोरी, पुलेच, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल। ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। याद रखेंगे कौन कौन से, फिर से देखेंगे। हालड़ा, साजो, नलवाड़ी, चैत्र नवरात्र मेला, गोथी, डुंगरी और पोरी, पुलेच, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल। ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? कुरु, मगध, काशी या कुषाण? तो ये दिया था भैया मगध के। तो मगध के उदय में सहयोग दिया था लोहे की खदानों ने। अच्छा, लोहे की खदानों से क्या होता था? लोहे की खदानों का यूज जो होता था, उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण बनाने में इसका यूज होता था। और मगध जो है वो 16 महाजनपदों में से एक है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था मगध को। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते थोड़ा मगध पे किस किस ने शासन किया था, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हम थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, मगध पर आए थे 3 वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और हर्यक वंश शिशुनाग ने, और इसके बाद शिशुनाग आए थे, उसके बाद नंद वंश आए थे। हम थोड़ा अब सभी वंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहले हम हर्यक वंश को देखते हैं। हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 से लेकर 544 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और 412 ईसा पूर्व तक चला था ये हर्यक वंश। ठीक है, याद रखेंगे। कब से? 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। 544 ईसा पूर्व में इसने इसकी स्थापना की थी, बिंबिसार ने की थी। और ये बिंबिसार ने यहाँ पर शासन किया था 492 तक। ठीक है, याद रखेंगे। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इसके समय में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था और जिसके वास्तुकार महागोविंद थे।
ठीक है, याद रखेंगे। राजगृह का निर्माण किसने करवाया था भैया? बिंबिसार ने करवाया था, और इसके वास्तुकार महागोविंद थे। और मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोन्नम और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रोन्नम कहा गया है, और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार के बाद आया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने शासन किया था 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने शासन किया था। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इस अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, और इसने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। तो राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। और राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, राजगृह में स्तूप का निर्माण अजातशत्रु ने, राजगृह का निर्माण बिंबिसार ने। याद रखेंगे। और इसी के समय पर ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय पर। याद रखेंगे भैया। देखिए, बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। और कहां पर करवाई थी? ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में करवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं आगे की तरफ। देखें, आगे है हमारे पास उदयन। ठीक है, उदयन ने शासन किया था। वो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक उदयन ने शासन किया था। ये भी अजातशत्रु की हत्या करके खुद शासक बना था। ठीक है, ये इसका पुत्र था, और ये जैन धर्म को मानने वाला था ये। और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन आएगा भैया, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और इसे इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। उदयन ने राजधानी क्या बना ली थी? पाटलिपुत्र बना ली थी। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यह और इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। अब आते हैं शिशुनाग वंश। पहला वंश हर्यक वंश खत्म हो गया। इसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये वाला वंश 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, और इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था काल अशोक। ठीक है, याद रखेंगे। काल अशोक किस वंश का भैया शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था काल अशोक। और काल अशोक को पुराणों में एवं दिव्यवदान में काकवर्ण नाम मिला है। काकवर्ण मिलता है, इसका नाम क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। किस किस में? पुराणों में और दिव्य विधान में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसने गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के लगभग 100 वर्षों के बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक ने करवाई थी। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन था भैया? नंदीवर्धन था। अब थोड़ा नंद वंश के बारे में देखेंगे। नंद वंश का शासन चला था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक चला था नंद वंश का शासन। और इसकी स्थापना जो हुई थी महापद्मनंद ने की थी। इसकी स्थापना जो पुराणों में कहा जाता है कि एक शूद्र शासक था महापद्म। और हाँ, इसने एक राट सर्वछत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाला एवं भार्गव यानी कि द्वितीय परशुराम का अवतार की उपाधि धारण की थी। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? एकराट और सर्वछत्रांतक और भार्गव की उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने। ठीक है, और इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो धनानंद था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक। और अंतिम धनानंद को ही ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा है। क्या कहा? अग्रमीज कहा है। और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में, धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपमानित हुआ, और जिससे चाणक्य का अपमानित हुआ, और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया धनानंद से लड़ने के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद की हत्या करवाई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाता है। अच्छा, अब हम बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। देखो, पहली बौद्ध संगीति जो करवाई थी अजातशत्रु ने करवाई थी, दूसरी काल अशोक ने करवाई थी। अब तीसरी और चौथी देखेंगे। ठीक है, देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी, जो हर्यक वंश का शासक था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और 383 ईसा पूर्व में कराई थी। और ये किसने करवाई थी? काल अशोक ने करवाई थी। ये शिशुनाग वंश का शासक था, और इसके अध्यक्ष थे साब कमीर। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। ये मौर्य वंश का शासक था अशोक।
और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और ये किसने करवाई थी? ये कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? अश्वघोष थे। तो ये चारों की चारों बौद्ध संगीतियां हो गई। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रेनाइट के बारे में कौन सा कथन गलत है? कथन देखते हैं पहले हम। देखिए, महाद्वीपीय पर्पटी में ग्रेनाइट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शहर है। ये बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट ही पाई जाती है। ए हमारा सही हो जाएगा। यह सबसे सामान्य अवसादी शैल है। नहीं, ये अवसादी शैल नहीं है भैया, ये आग्नेय शैल है। ये कौन सा शैल है? ये आग्नेय शैल है, ये अवसादी शैल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसने गलत पूछा, इसका गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया अवसादी और आग्नेय शैल क्या होते हैं? ये देखिए, मैं अभी आपको चट्टानों के बारे में बता देता हूँ। पहले इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन आपको देख लेने हैं। देखिए, ये आग्नेय शैल है जो तब बनते हैं जब गर्म पिघले हुए शैल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और जम जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जमने से ही तो बनते हैं भैया ये वाले आग्नेय शैल। और ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्टज और फेल्डस्पार से बना होता है, जिनमें मामूली मात्रा में अभ्रक होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चट्टान जो होती हैं, ये पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी होती है और रूपांतरित चट्टान होती है। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये एक आग्नेय चट्टान जो होती है, देखिए आग्नेय चट्टान कैसे बनती है। इसका निर्माण लावा से होता है। जब लावा जम जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले जो लावा जमेगा उससे जो बनने वाली चट्टान होगी वो आग्नेय चट्टान कहलाएगी। इस पर रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन भौतिक अपक्षय का इस पर प्रभाव पड़ता है। और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक बाह्य आग्नेय चट्टान होती है और एक आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। कौन सी? एक बाह्य आग्नेय चट्टान होती है और एक आंतरिक चट्टान होती है। बाह्य चट्टान, देखिए, जब लावा भूमि के ऊपर चला जाता है, यानी कि बाहर निकल आए और इसका रंग काला हो जाता है और इसके गिरावट से काली मिट्टी बनती है, जैसे बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। और बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है? हमारे भारत में, हमारे दक्षिण भारत में बेसाल्ट पाया जाता है। और बेसाल्ट चट्टान के घिसावट से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी किसके लिए यूजफुल होती है? ये कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है काली मिट्टी। ठीक है, ये आपको हमने बताया है। अच्छा, बेसाल्ट चट्टान, बाह्य चट्टानों से क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान बनता है। अब बात आती है आंतरिक चट्टान। आंतरिक चट्टान में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पातालिका और एक होती है मध्यवर्ती चट्टान। पातालिका क्या होती है? जब लावा भूमि के अंदर बहुत ज्यादा गहराई पर रह जाए तो इन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो पातालिका चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, अब बात आती है मध्यवर्ती। जब लावा भूमि की सतह तक आ जाए ना, सतह तक पहुंच जाए, यानी कि बिल्कुल बाहर ना निकले, सतह तक पहुंच जाए, तो इन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि लेपोलिथ, सिल्डाइक। ये मध्यवर्ती चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ये बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट, गैब्रो हो गया, ये सारी चट्टानें हो गई, सब है आग्नेय चट्टानी। कौन सी चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। अब बात आगे चलती है, आगे हम देखेंगे। आग्नेय हमने देख लिया कंप्लीट। आग्नेय को बात आती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है? जब आग्नेय चट्टान बन जाती है, आग्नेय चट्टान के टूटने से बनती है ये वाली चट्टान। ठीक है, ये कई परतों से बनी होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। और अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। सभी ईंधन, यानी कि मैं बात करूं सभी ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान से ही होती है। इनमें भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इनमें भौतिक अपक्षय भी होता है और रासायनिक अपक्षय भी होता है। और इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर। अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? चूना पत्थर। याद रखेंगे। अब बात करेंगे रूपांतरित चट्टानों की। तो रूपांतरित चट्टानों में देखिए, अवसादी व ग्रेनाइट चट्टानों में ताप व दाब के कारण जो परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तो उनसे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि संगमरमर और क्वार्ट्जलाइट, सबसे कठोर चट्टान होती है ये रूपांतरित चट्टान। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो भारत में ये कुल कितना वन क्षेत्र है? तो भारत में कुल 21.67% वन क्षेत्र है। ठीक, कितना है? 21.671% क्षेत्र है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है ये रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। अब बात हो रही है वन की, तो थोड़ा राष्ट्रीय वन के बारे में देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय वन नीति, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत। और इसने जंगली क्षेत्रों को यानी कि वन क्षेत्रों को इसने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया था। पहले में बांटा था गांव के जंगल और संरक्षित वन। पहले में गांव के जंगल, दूसरे में संरक्षित वन, तीसरे में राष्ट्रीय वन और चौथे में लोगों के निवास स्थान के बीच में साधारण वृक्ष। ठीक है, ये 4 प्रकार से इसने जंगली क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया था, क्या रखेंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन, ये क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये 1988 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट, अब ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में क्या शुरू किया गया? संयुक्त वन प्रबंधन एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब वन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में भी है वन अनुसंधान केंद्र। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। और सबसे ज्यादा वन वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा वन वाला अंडमान निकोबार है, राज्य मध्य प्रदेश है और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई का बना होता है? पेक्टिन भैया किस अम्ल इकाई का बना होता है? एस्पार्टिक का, गैलेक्टोड्रोनिक का, लैक्टिक का या फिर ग्लूटामिक का? ठीक है, पेक्टिन अम्ल जो है वो पेक्टिक अम्ल जो बना होता है वो बना होता है गैलेक्टोरोनिक अम्ल का। किसका बना होता है? गैलेक्टोरोनिक एसिड का। ठीक है, याद रखेंगे। आपको पता होगा लैक्टिक एसिड किस में पाया था? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह कौन था? तो एलन बोरो थे, ऑकलैंड थे, लिटन थे या कर्जन था? तो ये भैया था कर्जन। तो कर्जन ने ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। ठीक है, कर्जन ने। थोड़ा सा अब इनके बारे में देख लेते हैं। पहले हम लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे और इन सभी गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय रहा था 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा था लॉर्ड कर्जन। और उसने 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना करवाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, याद रखेंगे 1901 में। इसके बाद फिर 1903 में पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। किसने की थी भैया? लॉर्ड कर्जन ने की। याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण की स्थापना की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी किसने? लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसके अलावा प्राचीन स्मारक संरक्षण की भी स्थापना की थी। और सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। काफी अधिक फेमस हुआ था ये बंगाल के विभाजन से। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए सारी चीजें। आइए लॉर्ड ऑकलैंड को देखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड ने शासन किया था 1836 से लेकर 1842 तक। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल रहा कब से कब तक? 1836 से 1842 तक। इसके समय पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से लेकर 1842 तक चला था जो कि युद्ध। और इसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा? जीटी रोड रख दिया। और इसी ने ही 1838 में ऑकलैंड, रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इसने ही की थी त्रिपक्षीय संधि। किस किस के बीच में? एक तो खुद था, इसके अलावा रणजीत सिंह था और अफगान शासक शाह शुजा था। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे एलन बरो के बारे में। एलन बरो 1842 से लेकर 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक? 1842 से लेकर 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था ये। इसने भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो ने किया था। और इसके अलावा 1843 से 44 में ही देशी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की थी। कौन सी योजना प्रस्तुत की थी भैया? थॉमसन योजना प्रस्तुत की थी। किसने की थी? एलन बैरो ने की थी। अब आगे देखेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर रहा था 1876 से लेकर 1880 तक। ये भारत का वायसराय रहा था, गवर्नर नहीं रहा था। ये कौन रहा था? भारत का वायसराय रहा था 1876 से लेकर 1880 तक। और इसने भारतीयों के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 स्थापित किया था। ये भारतीय शस्त्र अधिनियम कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था।
इसके अलावा इसने 1879 में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो किसने कर दी थी सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष? ये लॉर्ड लिटन ने की थी। इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन ही लेकर आया था 1878 ईस्वी में, जो कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर लगता था। आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लुड्डी भैया कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का है या केरल का है? तो लुड्डी भैया पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा पंजाब में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं और कौन कौन से लोक नृत्य से देखेंगे। देखिए पंजाब में होता है भांगड़ा, गिद्धा, धूमल। कौन सा भैया? भांगड़ा, गिद्धा, धूमल, डफ, धपान, नकूला और लुड्डी, जूली, सम्मी। कौन सा? लुड्डी, लुड्डी, जूली, सम्मी। इसके अलावा है किकली जागो और तीजन बागा। इसके अलावा क्या है? किकली जागो और तीजन बागा। ये पंजाब के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मणिपुर की, मध्य प्रदेश की और केरल की। सबसे पहले देख लेंगे मणिपुर के। तो मणिपुर के लोक नृत्य हैं लाई हरोबा, पुंगचोलोम, डोलचोलोम। कौन कौन सा भैया? लाई हरोबा, पुंगचोलोम, डोंगचोलोम। इसके अलावा खंबा धाबी, रासलीला और थांगटम। रासलीला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा? खंबा धाबी, रासलीला और थांगटम। इसके अलावा है नूपा नृत्य, मार्क नृत्य और जागोई। कौन कौन से भैया? नूपा नृत्य, मार्क नृत्य और जागोई। हम देख लेते हैं भैया केरल के देखेंगे और मध्य प्रदेश के देखेंगे। आगे चलते हैं, केरल और मध्य प्रदेश के देखते हैं। केरल में होता है काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली, मार्गम काली, कुमति। कौन कौन सा भैया? काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली, मार्गम काली। जहां जहां काली लग रहा है वो केरल का हो गया। इसके अलावा है सरपम घुलल और थम्पी थुलल। सरपम घुलल और थम्पी थुलल। और है कवादियोट्टम और कड़वा। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं भी? केरल के लोक नृत्य हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के हैं जवारा मठ की शैला। कौन से भैया? जवारा मठ की शैला मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा तुतीली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी, यानी कि तुतीली, मुरिया, बारदी। और है अहिरी नृत्य, लहंगी और फूलपति नृत्य। ये मध्य प्रदेश के हैं। कौन कौन से फिर से दिखा देते हैं? जवारा मठ की शैला, तुतीली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी, अहिरी और लहंगी, फूलपति। ये मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 882 व्यक्ति पर किलोमीटर। अच्छा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, 282 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो ये था भैया 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब बात हो रही है जनसंख्या से रिलेटेड 2011। यहाँ पे देखते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य देखेंगे। देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आए हुए हैं क्वेश्चन। इसके अलावा ये एक अनौपचारिक जनगणना थी। ये पूरी तरह से औपचारिक जनगणना नहीं थी। और पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने पूरी तरह से, यानी कि औपचारिक जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी और लॉर्ड मेयो ने अनौपचारिक जनगणना करवाई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी और भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य देखेंगे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये परसेंट आपको याद रखना है। कितना भी है? 17.5% है। और 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है? 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। ठीक है, याद रखेंगे। नगरों में कितनी है भैया जनसंख्या? 31.2% और ग्रामीणों में 68.8% है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाती है, देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम और हरियाणा का है। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। कितनी साक्षरता दर है? 94% साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, जहाँ की साक्षरता दर मात्र 61.8% है। ठीक है, याद रखेंगे।
अब देखिए भारत की साक्षरता दर जो कितनी है, पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 74.04% है। पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है। ठीक है, और भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, पूरे भारत में महिला की साक्षरता दर 65.46% है। आपको याद रखना भी है, आते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या से रिलेटेड। अच्छा, भारत में पुरुष साक्षरता दर कौन सी है, 82.14% है भारत में पुरुष साक्षरता दर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, जो कि केरल का है। कौन सा भी है, एर्नाकुलम है, जो कि केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, मुंबई की है, मुंबई की भी सबसे अधिक जनसंख्या है। और मुंबई का थाने जिला है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। वहाँ की आबादी कितनी है, 1.1 करोड़ है, केवल एक जिले की आबादी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वो दिबांग है, अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला थाने, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। सबसे अधिक डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। यहाँ पे 1102 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। तो सबसे अधिक घनी बस्ती कहाँ पर है, बिहार में है। इसके अलावा सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 लोग ही रहते हैं। और 2001 से लेकर 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या दर कितनी रही है, भारत की वार्षिक जनसंख्या दर जो रही है 1.64% रही है। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% रही है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। कितनी थी, 17.64% थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी रही है, 7.1% भारत की अशोधित मृत्यु दर है। अशोधित मृत्यु दर का मतलब होता है एक साल के अंदर 1000 व्यक्तियों को मरने वालों की संख्या कितनी है, 7.1% है। इसके अलावा भारत की अशोधित जन्म दर कितनी है, 21.8% है अशोधित जन्म दर। यानी कि 1000 लोगों पर, एक साल के अंदर 1000 लोगों पर जन्म लेने वालों की संख्या, ये जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है, 21.8% है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होता है, किस पादप समूह में प्रभावी होती है ये वाली अवस्था, स्पोरोफाइट अवस्था। ब्रायोफाइट में, संवहनी पादप में, शैवाल में, या फिर टेरिडोफाइट में। देखिए पादप समूह, किस पादप समूह में ये प्रभावी होती है, तो ये होती है संवहनी पादप समूह में प्रभावी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था। तो वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, या परमहंस मंडली। तो ये था आर्य समाज का नारा था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आर्य समाज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब थोड़ा आर्य समाज के बारे में देखते हैं। देखिए आर्य समाज की स्थापना की किसने थी और कब की थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसने की थी भैया, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने नारा, वेदों की ओर लौटो। ये दिया था दयानंद सरस्वती, नारा दिया था। आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम विरजानंद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। लेकिन महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने, आर्य समाज ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की, सत्यशोधक समाज की, परमहंस मंडली की। देखिए ब्रह्म समाज को देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी, 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी भैया, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध भी किया था। इसके अलावा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत करवाया था। किसने करवाया था, राजा राम मोहन राय ने करवाया था। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में करवाया था। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। इसके अलावा एकेश्वरवाद मत के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके अलावा इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी।
और इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी में, तोहफतुल मुहादिन फारसी में, इसके अलावा संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का प्रकाशन किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1833 ईस्वी में। इनके बाद फिर ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या भागीश के हाथों में आ गई थी। किस किसके हाथों में? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में, पंडित रामचंद्र विद्या भागीश के हाथों में आ गई थी। और 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए और इनको समाज का आचार्य नियुक्त किया कर दिया गया था। इसको केशव चंद्र सेन को 1857 में आर्य समाज का आचार्य नियुक्त, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया था। किस कौन से समाज का? ब्रह्म समाज का। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा 1865 में दोनों में मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सत्यशोधक समाज के बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं और आई हुई हैं, आपको याद रखनी है। इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज सत्यशोधक समाज के बारे में देखते हैं। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इनकी ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी है। इनका उद्देश्य है जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता लाना। इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक में समानता लाना। ठीक है। और सबसे पहले इस संगठन ने अस्पृश्य और कमजोर वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए और नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय खुलवाए थे। सबसे पहले किसने खुलवाए थे? सत्यशोधक समाज ने खुलवाए थे। कमजोर वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए थे और कन्या विद्यालय खुलवाए थे नारी शिक्षा के लिए। आगे देखते हैं, हम परमहंस मंडली को देखेंगे। देखिए, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? बॉम्बे में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किसने की थी? करसनदास मूल जी, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी और उनके कई दोस्तों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मंडली ने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन किया और जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया था इन्होंने। ठीक है, परमहंस मंडली है, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मणिपुर से। ये मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है ये मणिपुर से संबंधित है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मणिपुर में और कौन से त्योहार और कौन से ये नृत्य मनाए जाते हैं? नृत्य होते हैं नाता संकीर्तन, थंगटा और पुंग चोलोम। ये मणिपुर के हैं। इसके अलावा असम में है बिहू और बागुरुम्बा। असम के कुछ नृत्य कौन से हैं? बिहू और बागुरुम्बा। ये बोडो जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, हुआ होता है। मेघालय में है नोंगक्रेम, ये खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है नोंगक्रेम नृत्य। और त्रिपुरा जो होजागिरी नृत्य है, त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य होता है जो कि रियांग जनजाति के द्वारा होता है। किस जनजाति के द्वारा होता है? ये रियांग जनजाति के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य अमरा नायक थे। भैया अमरा नायक कौन थे विजयनगर साम्राज्य में? मजदूर थे, मजबूर थे, वित्त अधिकारी थे, साधारण खेतीहर थे या फिर सैन्य कमांडर थे? तो अमरा नायक कौन थे? अमरा नायक थे सैन्य कमांडर। कौन थे भैया अमरा नायक? सैन्य कमांडर थे अमरा नायक। ठीक है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले कुछ वंश को देखेंगे पहले। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वंश कौन कौन किस किस वंश ने शासन किया था इसे देखेंगे। सबसे पहले संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश चलता रहा। 1336 से लेकर 1385 तक चलता रहा था। और संगम वंश में कौन था? हरिहर प्रथम पहला संस्थापक था। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। वैसे संगम वंश की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, लेकिन प्रथम राजा जो बना था, कौन बना था? हरिहर प्रथम बना था। और अंतिम शासक जो था वो कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक था संगम वंश का। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा विजयनगर पर दूसरा वंश था सालुव वंश। कौन सा वंश? सालुव वंश, जिसने शासन किया था 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक इसने शासन किया था सालुव वंश ने। और इसका संस्थापक कौन था? शालू वंश का संस्थापक कौन था? शालू वंश का संस्थापक था सालुव नरसिंह, जो कि प्रथम बलापहार कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसका अंतिम शासक था इम्मादी नरसिंह। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इम्मादी नरसिंह, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा विजयनगर पर तीसरा वंश कौन था? तीसरा वंश था तुलुव वंश। कौन सा वंश था? तुलुव वंश। ये विजयनगर के वंश की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तुलुव वंश।
तुलुप वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलुप वंश चला था। कहाँ से कहाँ तक? 1505 से लेकर 1570 तक तुलुप वंश चला था और इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह, इन्हें द्वितीय बलापहार की उपाधि मिली थी। इसके अलावा अंतिम शासक थे सदाशिव। अंतिम शासक कौन थे? तुलुप वंश के सदाशिव थे। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य पर चौथा वंश कौन था? आरवीडू वंश। कौन सा वंश? आरवीडू वंश। और इसने शासन किया था 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके संस्थापक तिरुमल और अंतिम जो शासक था कौन था? वो रंग तृतीय था। रंग तृतीय अंतिम शासक था। ठीक है, प्रथम शासक तिरुमल और अंतिम शासक रंग तृतीय था। अब थोड़ा सा इनके प्रशासक अधिकारी के बारे में देखते हैं। ठीक है, किस अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजा को राय कहा जाता था और दिग्विजय कहा जाता था। ठीक है, और सैन्य कमांडर को अमरा नायक कहा जाता है, जो कि अभी देखा है क्वेश्चन में। इसके अलावा सचिव को क्या कहा जाता है? रायसम सचिव को कहा जाता था। किसको कहा जाता? सचिव को कहा जाता था इनके काल में। लेखपात्र को कर्णिकम कहा जाता था। लेखपात्र को कर्णिकम कहा जाता था। इसके अलावा गृह मंत्री को माननीय प्रधान कहा जाता था। आपको याद रखना है। अब बात करेंगे प्रशासन की। ठीक है, इनका प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था? ठीक है, सबसे ऊपर जो था वो केंद्र था। केंद्र से नीचे कौन आता था? प्रांत आते थे। प्रांत को मंडल बोलते थे। ठीक है, केंद्र था, केंद्र से नीचे प्रांत आता था। प्रांत आता था। ठीक है, और प्रांत से नीचे जिला होते थे। जिला को कोट्टम कहते थे उस समय। क्या कहते थे? कोट्टम कहते थे। इसके नीचे तहसील होती थी और तहसील को मेलाग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? मेलाग्राम कहा जाता था। और इसके नीचे होता था ग्राम। ग्राम को उर कहा जाता था। ठीक है, तो ये इनका प्रशासन इस तरह से बटा हुआ था। सबसे ऊपर केंद्र, फिर प्रांत, फिर जिला, तहसील, ग्राम, है ना, इस तरह से बटा हुआ था। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला होता है, लाल होता है, ये रेड है भैया, नीला गलती से लिख गया है। लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर कौन सा रंग होता है? वो पीला रंग होता है। पीला रंग निकलता है। कौन सा रंग निकलता है? पीला रंग निकलता है। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जैसे एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होते हैं। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उनका रंग पीला निकलता है, लेकिन जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो उसका रंग नीला निकलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, असंतृप्त को जलाएंगे तो पीला निकलेगा, पीले रंग का धुआं निकलेगा या पीले रंग का ज्वाला निकलेगा। और जब इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो उसमें ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? वो नीला होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? किस सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? ये किया था भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान शुरू किया था 2015-16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो कितने रजत पदक जीते थे? वो जीते थे 8 रजत पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे टोटल कितने जीते थे भारत ने? टोटल भारत ने 19 पदक जीते थे, और जिसमें से 5 गोल्ड थे और 8 रजत थे और 6 कांस्य थे। अभी तक हमारे अभी जो चल रहे हैं 2024 में पेरिस ओलंपिक चल रहा है। पेरिस ओलंपिक के बाद में हमारा पेरिस पैरा ओलंपिक चलेगा। अभी तक हमारे भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीत चुके हैं, इसमें से 1 रजत और 5 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। अब तक हमारे भारत ने जीत चुके हैं पेरिस ओलंपिक में 2024 में। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद पेरिस पैरा ओलंपिक भी होगा। ठीक है, अच्छा, पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 ईस्वी में रोम में खेला। कहाँ पे खेला गया था? रोम में खेला गया था। और ये 1968 में पैरा ओलंपिक में भारत शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था पैरा ओलंपिक में? 1968 में शामिल हुआ था। 1968 से वो हर बार पैरा ओलंपिक खेलते आ रहा है। ये भी 4 साल के अंतराल पर होता है, और ये ठीक ओलंपिक के ठीक बाद में होता है पैरा ओलंपिक गेम। ये विकलांगों का गेम होता है। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग क्या होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? कैसे भैया अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? जब उसकी मांग की लोच का योग क्या होगा? जब उसकी मांग की लोच का योग इकाई से अधिक होगा, यानी कि 1 से अधिक होगा उसकी मांग का लोच,
तब वो अवमूल्यन के द्वारा सुधार कर सकता है। और आपने सोच रहे हो अवमूल्यन क्या होता है? देखिए अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन जैसे कोई भी देश, जैसे कि अपना भारत देश लेके चलते हैं, जब भारत देश किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य को गिरा देता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो इसका गिराना, अवमूल्यन करना क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? जब हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्यों गिरा देते हैं? इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ जाती है कि इससे कि निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो सके और आयात कम से कम हो सके। निर्यात ज्यादा से ज्यादा क्यों होगा? जब हमारे देश में चीज सस्ती मिलेगी तो निर्यात ज्यादा होगा। आयात कम क्यों होगा? क्योंकि जब चीजें महंगी होंगी तो उससे आयात कम हो जाएगा। तो इसलिए अवमूल्यन की जरूरत पड़ती है और अवमूल्यन के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।